जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 99 पार्ट में छवि चैप्टर 24 निकाल लें। जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनको तो ये भी पता कितने मिनट का लेक्चर है, मुझे तो ये भी नहीं पता कितने मिनट का होगा। चलें शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। Under the Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder, briefly discuss the chargeability of sales tax in case of retailer. रिटेलर के केस में चार्जेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स यानी सेल्स टैक्स कैसे लगेगा, ये हमारा पेज 465 पर एक स्कोप ऑफ टैक्स के नाम से पैरा है। तो इसमें इसने बताया हुआ है कि टैक्स ऑन रिटेलर्स कैसे लगेगा, टायर 1 रिटेलर्स और अदर देन टायर 1 रिटेलर्स, पेज 467 पर। तो ये जी सेक्शन 3 का पॉइंट 9 है। और वैसे एक और जगह भी बात हुई है टैक्स ऑन रिटेलर्स की, अगर वो आपको पेपर में याद रह जाए, बहरहाल थोड़ा सा ज़रा शायद ज़्यादा डिटेल में बात हो जाए फिर आप परेशान ना हो जाए। तो चलिए ऐसे ही ढूंढ लेते हैं। सेक्शन 7-8 में ना कहीं ढूंढे रिटेलर की बात हुई है एक, उसका टैक्स कैसे निकलना है। ये पेज नंबर 473 इन केस ऑफ टायर 1 रिटेलर्स। और फिर टायर 1 रिटेलर्स के बारे में एक इनपुट के बारे में बात हुई थी, छोटा सा सवाल भी आपको कराया था। तो ये दो जगह पे बात हुई है, सेक्शन 8B का 6, लेकिन ऑब्वियसली एक भी आपके जहन में वो वाला मेन आ जाता तो काफ़ी था। नेक्स्ट, अच्छा जी यार ये ना कॉटेज इंडस्ट्री को ज़रा समझ लें। एक कॉटेज इंडस्ट्री है घरों में खुली हुई छोटी सी, ठीक है। तो और ये होंडा कार्स है, होंडा कार्स है। अब कॉटेज इंडस्ट्री जो होंडा कार से चीज़ें खरीद भी सकती है, इसको बेच भी सकती है। होंडा की बुक्स, होंडा की बुक्स में परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री, परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री। होंडा ने कॉटेज इंडस्ट्री से चीज़ें खरीदी, डेड करेंगे या 17% लगाएंगे पेपर में? डेड करेंगे। क्यों डेड करेंगे? क्योंकि हमने टैक्स पे ही नहीं किया होगा, तो होंडा इस परचेज को डेड कर देगा। होंडा की बुक्स में ही, होंडा की बुक्स में ही सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री, यानी होंडा ने कॉटेज इंडस्ट्री को गाड़ी बेची। तो कॉटेज इंडस्ट्री का समझ लें बल्ब्स का काम है। होंडा ने बल्ब कभी खरीदा ऐसे ही चलते चलते 2010 में इससे, तो बल्ब की परचेज पे होंडा 17 नहीं लगाएगा अपने न्यूमेरिकल में। परचेज, इसको कहते हैं परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री इन द बुक्स ऑफ होंडा। अच्छा, होंडा की बुक्स में सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री भी हो सकती है ना? कैसे? सेल ऑफ कार टू कॉटेज इंडस्ट्री। क्या होंडा कॉटेज इंडस्ट्री को गाड़ी बेच सकती है? तो 17% लगाएगी या 17 जमा 20? 17 लगाएगी, क्योंकि कॉटेज इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो होंडा कितना लगाएगी? 17। अच्छा, एक और सवाल भी तो पेपर में आ सकता है, वो न्यूमेरिकली नहीं आ सकता, क्योंकि न्यूमेरिकली ये अनरजिस्टर्ड बंदे हैं। अनरजिस्टर्ड बंदे का न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं आ सकता। तो अगर मैं बात करूं कॉटेज इंडस्ट्री की बुक्स, कॉटेज इंडस्ट्री की बुक्स,
इसकी अपनी सेल क्या है? सेल बाय कॉटेज इंडस्ट्री, इट इज एग्जैम्प्ट बिकॉज इट इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। इसके कॉटेज इंडस्ट्री के ओनर के जूते पहने, जरा कॉटेज इंडस्ट्री के ओनर के जूते पहन लिए कॉटेज इंडस्ट्री के ओनर के जूते। आप बताएं कॉटेज इंडस्ट्री की अपनी सेल, कॉटेज इंडस्ट्री मजे से 100 वाली चीज 100 में बेचे, क्यों? छोटी सी इंडस्ट्री है, इट इज नॉट लायबल टू बी। तो कॉटेज इंडस्ट्री के अगर ओनर के मैं जूते पहनूं तो सेल मेड बाय कॉटेज इंडस्ट्री इज एन एग्जेम्प्ट सेल इन द बुक्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। लेकिन अगर मैं होंडा के जूते पहनूं तो होंडा के जूते पहन के मैं उससे क्या, वो जब सेल कर रहा होगा एग्जेम्प्ट सेल, तो मैं क्या कर रहा हूंगा? परचेज। तो मेरी परचेज डेड हो जाएगी, मेरी परचेज डेड हो जाएगी क्योंकि उसकी सेल क्या है? एग्जेम्प्ट है। और अगर मैं इस पे चीजें बेच दूं गाड़ियां, तो वो तो बिल्कुल एक अलग चीज है। तो मैं इसको फिर 17% में जमा 3 एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? तो न्यूमेरिकली पेपर में कौन सी वाली साइड आएगी? न्यूमेरिकली पेपर में आ सकती है ये वाली साइड। न्यूमेरिकली पेपर में क्या आएगा? न्यूमेरिकल होगा किसी रजिस्टर्ड बंदे का, वो कॉटेज इंडस्ट्री से चीजें जाके खरीदेगा, तो आप सोचेंगे उसकी सेल एग्जेम्प्ट है तो इसकी परचेज एग्जेम्प्ट है। और अगर न्यूमेरिकल में सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री आ गई तो 17 जमा लगाएं, 3 लगाएं या खाली 17 लगा दें? खाली 17 लगा दें। कुछ समझ आई बात? लेकिन मुझे बताएं जो न्यूमेरिकल सिलेबस में नहीं आएगा लेकिन थ्योरी का सवाल आ सकता है, वो क्या? कॉटेज इंडस्ट्री की अपनी सेल क्या है? ये 100 वाली चीज कितने की बेचे? 100 में बेच दे, कोई मसला नहीं। अब टाइम कम है, मैं नोट करने का टाइम नहीं दे सकता। तस्वीर खींच ले। ये दोनों बातें मैंने आपको बताई नहीं है, ये दोनों बातें आपको बताई नहीं है जब न्यूमेरिकल में ऐसे डायग्राम में बना रहे होते थे। न्यूमेरिकली कौन सा आएगा? रजिस्टर्ड बंदे का न्यूमेरिकल। कॉटेज इंडस्ट्री का न्यूमेरिकल तो नहीं आ सकता ना, कॉटेज इंडस्ट्री तो है ही लाइव, नॉट रजिस्टर्ड है। अच्छा, ओहो, तस्वीर अब खींचनी थी। सेल बाय कॉटेज इंडस्ट्री क्या है बोलें? एग्जेम्प्ट। ये असल में ना 3 चीजें हैं। ये अब तस्वीर खींचनी थी, सॉरी। ओके, अपनी तरफ कर लिया हुआ कुछ लोगों ने अब कैमरा। सेक्शन 13 के नीचे ना वैसे मैंने लिखा भी हुआ है, सेल मेड बाय कॉटेज इंडस्ट्री इज एग्जेम्प्ट। ये तो मैंने डायग्राम भी बनाई थी, कुछ चीजें एग्जेम्प्ट है, कुछ बंदे एग्जेम्प्ट है। तो कॉटेज इंडस्ट्री जितनी भी सेल करे वो एग्जेम्प्ट है। अगर उनकी सेल एग्जेम्प्ट है तो हमारी परचेज डेड है। लेकिन अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री को सेल ऑफ कार करें वो तो फिर हम 17% लगाएंगे ना। ओके, तो न्यूमेरिकल में ये सारा सोचिएगा, थ्योरी के सवाल में आ गया तो फिर वो पढ़ के देखेंगे। ये जरा आप लाइन पढ़ें यार। लोकल सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री ने चीजें बनाई हैं और उसने लोकल सेल कर दी हैं। कहते बताओ इसका क्या करूं इन द लाइट ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट? एग्जेम्प्ट सेल। वो ये वाली बात है जो मैंने आपको जरा बताइए। ओके, क्वेश्चन 69। रैपिड एसोसिएट्स हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 सिंस 2014। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2020 रैपिड issued fake invoices amounting to 5 million to one of its customer. Apart from this, हमने हमेशा लॉ को फॉलो किया। फेक इन्वॉइसेस इशू करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? यार अगर तो आप ये लिख के आ जाएंगे ना कि फेक इन्वॉइसेस इशू करने के कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि हम फेक इन्वॉइस इशू कर रहे हैं। इशू हमारी परचेज वाली फेक इन्वॉइस है या हमारी सेल वाली फेक इन्वॉइस है? सेल वाली फेक इन्वॉइस है। फेक इन्वॉइस हम इशू कर रहे हैं, यानी हम फेक बिल लोगों को बना के दे रहे हैं। परचेज वाली फेक इन्वॉइस तो नहीं है। सेक्शन 8 में जरा देखें, सेक्शन 8 में एक इन्वॉइस डेड है लेकिन वो हमारी इशू की हुई वाली नहीं है, वो हमारी परचेज वाली है। क्योंकि सेक्शन 8 की हेडिंग क्या है? परचेजेस नॉट अलाउड। A registered person shall not be entitled to minus purchase
रिलेटिंग टू फेक इनवॉइस। अब मैंने ढूंढना ये है इशू फेक इनवॉइस करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो वो शायद आपको भी भूला हो क्योंकि काफी दिन हो गए हैं। चैप्टर 23 के अंदर जो है ना हमने पढ़ा था वेयर कमिश्नर इज मुतमईन दैट रजिस्टर्ड पर्सन हैज इशूड फेक इनवॉइस। तो ये इशूड फेक इनवॉइस है, इशूड फेक इनवॉइस, पेज नंबर 491। तो ये ना हर सेक्शन की या हर रूल की कोई एक पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा पेपर में ना ये बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे पकड़े जाते हैं, और कुछ सवाल कोई इक्का दुक्का ऐसे भी आ जाते हैं कि वाज़ेह सेक्शन की हेडिंग ना हो, ना सस्पेंशन का जिक्र है ना ब्लैक लिस्टिंग का जिक्र है, ठीक है। कोई इक्का दुक्का पेपर में 5-6 नंबर का सवाल ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे कहने का ये मतलब था सवाल पढ़ के आप परेशान ना हो जाए, ओए ये क्या हो गया, ओए ये क्या हो गया, बंदा चपेड़ मारे। और भाईजान ये देखो इतने सवाल आपके सामने, हमने इतने आसान आसान भी तो पढ़े हैं। इतने दिनों से मैं आपको डेबिट क्रेडिट नोट के सवाल करवा रहा हूँ ना, तो वो आसान थे मुश्किल थे, वो आसान सवाल आ रहे हैं। तो डेबिट क्रेडिट नोट के सवाल हैं, इसके बाद इंपोर्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, परचेज में कौन से रिकॉर्ड मैंने रखने हैं, तो इतने आसान आसान सवाल भी तो आ रहे हैं। तो इसलिए ऐसे परेशान होने की बात नहीं होती कोई ऐसा सवाल आ जाए तो। ओके चलें जी, तो आप बता दें इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो कॉन्सिक्वेंसेस इसके ये होंगे कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, और आपको सस्पेंड करने के बाद आपका और आपके बायर्स का इनपुट डेड कर दिया जाएगा, और उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग शुरू हो सकती हैं। और अगर आपने सस्पेंशन के बाद जवाब ना दिया तो आपको क्या कर दिया जा सकता है, ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जा सकता है। तो ये इसमें से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ढूंढ के लिखने थे, जैसे कि मैंने बताए भी हुए हैं ये कॉन्सिक्वेंसेस और ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ब्लैक लिस्टिंग के हैं, और ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस किसके थे, सस्पेंशन के। तो ये को 5-6 नंबर का सवाल आया था। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन जीरो रेट एंड एग्जेम्प्ट सेल, वो तो आपको पता है, एक डब्बा बना हुआ है किताब में। हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इनलैंड रेवेन्यू मे रिकवर द सेल्स टैक्स फ्रॉम अ पर्सन विदाउट इशूइंग अ शो कॉज नोटिस। हाउ ही कैन रिकवर, ये एक ही जगह है, सेक्शन 11A, अक्सर आपको करवाया है। और ये चैप्टर का आखिरी सफ़ा है, प्रोविजनल और फाइनल एडजस्टमेंट में क्या फ़र्क है। अच्छा 66 का बी, कुछ गुड्स हैं जो हमारे कस्टमर्स ने वापस किए हैं और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो अनफिट हैं और इस्तेमाल नहीं हो सकती। आपने प्रोसीजर बताना है अगर आप चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। शुक्र है वो डिस्ट्रक्शन का लफ्ज़ आ गया, पीछे कुछ रह ही नहीं गया। डिस्ट्रक्शन का लफ्ज़ आ गया, पीछे क्या रह गया। हम चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय। तो पेज नंबर 497, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। मेरे ख्याल से कमिश्नर से याद लेनी है, और कम से कम किस लेवल के बंदे को बुलाना है, असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल के बंदे को बुलाना है। पॉइंट नंबर सी, कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न जमा कराने की शराइत, 2 नंबर का सवाल है। रिवाइज रिटर्न की हेडिंग ढूंढने, कहीं रिवाइज रिटर्न की हेडिंग ढूंढने, छोटी छोटी हेडिंग्स दी हुई हैं बुक में। याद है 60 दिनों में 120 दिनों में रिटर्न रिवाइज करने की बात हुई थी। पेज नंबर 477, रिवीजन ऑफ रिटर्न। मिल गया। छुपन छुपाई वाली गेम होती है मुझे लगता है थ्योरी के पास पेपर। ओके क्वेश्चन 58 का 1, सॉरी 58 का बी। ऑन 2 जून 2016 आबिद ने गलती से इशू किए बिल, इशू किए बिल, रिसीव किए बिल या इशू किए बिल।
तो आबिद दुकानदार होगा या सेलर होगा या बायर होगा? सेलर। आबिद ने बिल इशू किया गलती से, उसने सेल्स टैक्स का बर्डन डाल दिया 25 का। ये 25 ना इसके लिए आउटपुट होगा क्योंकि ये सेलर है, जिसमें उसने सेल्स टैक्स का बोझ डाला है कस्टमर पे 25 का, एज अगेंस्ट एप्लीकेबल सेल्स टैक्स ऑफ 45। असल में जो आउटपुट है ना वो 25 नहीं है, ये रॉन्ग है। जो करेक्ट है ना वो 45 है। तो आउटपुट को क्या करना है? बढ़ाना है। एरर इसे काफी देर से पता चली है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कोई 7वें 8वें महीने जाके इसे एरर पता चली है। 180 दिन अब गुजर चुके हैं। तो बता दो एडवाइस आबिद इस मामले में क्या करे? वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन, पेज नंबर 495, पेज नंबर 495, where for any valid reason the amount of sales tax mentioned in invoice issued has increased, the Abid shall issue a debit note। तीसरा सिनेरियो था ना, चीजें वापस हो रही हैं या प्राइस बढ़ कम रही है? प्राइस बढ़ कम रही है। हम सेलर हैं, बायर हैं? सेलर हैं। हमारी सेल बढ़ रही है या आउटपुट बढ़ रहा है? आउटपुट बढ़ रहा है। तो वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन, वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ी है या अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स? जल्दी बताएं, वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ी है, अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स? अमाउंट ऑफ सेल्स। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स मेंशन इन इनवॉइस हैज इंक्रीज्ड, द आबिद शैल इशू अ डेबिट नोट। पर्टिकुलर्स की जरूरत नहीं क्योंकि इतना वो नहीं सवाल होगा, 1 2 3 नंबर का ही होगा, 1 4 नंबर के। फिर एक बात और लिखनी है इसमें, वेयर आउटपुट इज reduced, the adjustment can be made in 180 days. However, in this case, output is not reduced, output is increased. Therefore, this note can also be issued after, no problem Abid, you can issue the note even after 180 days। तो 180 days के बाद भी नोटिस, हुकूमत को फायदा हो रहा है ना, तो आउटपुट बढ़ रहा है इसलिए हुकूमत को फायदा हो रहा है। तो दिस एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट कैन बी मेड इवन आफ्टर 180 डेज। अब अगर डेबिट क्रेडिट नोट के सवाल में महीने भी आ जाए ना, तो फिर ये वाला पॉइंट भी आपने लगा के पेपर में चेक करना है, और 4 सिनेरियोज में से तो चेक करना ही होता है ना कौन सा सिनेरियो है, और ये वाला पॉइंट भी लगाना है। लेकिन अगर डेबिट क्रेडिट नोट के सवाल में महीने नहीं आए, डेबिट क्रेडिट नोट के सवाल में महीने नहीं आए, तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं कितने महीने गुजर गए और क्या है। ये सवाल था हमने किया, पास्ट लेटेस्ट टाइम का सवाल था, पेज 515 पे किया था। यहां महीने लिखे हुए हैं? नहीं लिखे हुए, बस लिखा होता चीजें क्या करनी है वापस। तो बस क्या सोचें, रूल 20 और 21 में से कौन सा लगना है। लेकिन रूल 22 का 180 डेज कब लगा के सोचना है? जब कभी महीने बताए हो सवाल में, और अगर महीने ना बताए हो तो बस 4 सिनेरियोज सोचने हैं। महीने बताए हो तो 4 सिनेरियोज में से भी सोचना है और ये भी सोचना है। इसी की रिवीजन करें भी। एक और सवाल, वो बड़ा कमाल सवाल था, वो आया था, हाँ, क्वेश्चन 42 का बी, 42 का बी। Rizwan is a sales tax registered person, is carrying on the business in the name of Rizwan Enterprise. On 15 फरवरी he sold, Rizwan seller है, seller, he sold certain goods to his customer against which he intends to issue a credit note in the month of September. सेलर ने क्रेडिट नोट इशू करना है, पता नहीं कौन सा सिनेरियो है, जाके देखना पड़ेगा। अब सवाल बड़ा फेक है, ना सवाल बता रहा है कि ये रिटर्न है चीजें, ना सवाल बता रहा है सेल बढ़ रही है ना कम हो रही है। सवाल है साइलेंट रिगार्डिंग द रूल 20 एंड 21। रिजवान कौन है, सेलर है या बायर है? सेलर है। सेलर इंटेंड्स टू इशू अ क्रेडिट नोट।
जरा जाके देखते हैं सेलर कौन कौन से क्रेडिट नोट इशू करता है। सेलर इधर तो नोट इशू करता ही नहीं, शुक्र है, चलो ये तो वैसे ही फारग हुआ। सेलर इधर क्रेडिट नोट इशू करता है जब सेल कम हो रही हो, सेल रिटर्न, सेल कम हो रही हो, इधर क्रेडिट नोट इशू करता है, और सेलर इधर क्रेडिट नोट इशू करता है, इसमें भी सेल कम हो रही है। उधर सेल रिटर्न की वजह से सेल कम हो रही है, इधर सेल प्राइस कम होने की वजह से सेल कम हो रही है। तो अल्लाह का शुक्र है ये सेल कम होने वाला सिनेरियो है। वट एवर द रीजन मे बी सेल रिटर्न, मे बी वैल्यू ऑफ सेल कम हो रही है। चाहे वैल्यू ऑफ सेल कम हो रही हो, चाहे सेल कम हो रही हो, दोनों सूरतों में बात तो एक ही है, सेल कम हो रही है। तो इट कैन इधर बी सिनेरियो 2 और इट कैन इधर बी सिनेरियो 4। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, एग्जामिनर नहीं बताया। मे बी सिनेरियो 2, मे बी सिनेरियो 4, बट वन थिंग आई एम श्योर, सिनेरियो 2 में सेल रिटर्न होने की वजह से सेल कम हो रही थी, और सिनेरियो 4 में सेल प्राइस कम होने की वजह से सेल कम हो रही थी। और इससे याद रखिएगा आउटपुट कम होता है, बड़ा था पिछले सवाल में, इसकी वजह से आउटपुट क्या होगा, कम होगा। लिख लें, सिनेरियो 2 या 4 लगेगा, जो मर्जी लगे, सेल क्या होगी, बढ़ेगी। कहां से, अभी पढ़ के आए हैं, सेल क्या होगी 2 और 4 में, कम। सेल कम होने से आउटपुट, सेल और आउटपुट तो एक ही चीज है ना, सेल और आउटपुट में क्या फर्क है, सेल इंटू 17% आउटपुट होता है, तो सेल आउटपुट कम हो रहा है। भाईजान हुकूमत को नुकसान है। एक्सप्लेन वेदर द रिजवान कैन इशू द नोट। अब ज़रा दिन गिनने पड़ेंगे, हम किस महीने में खड़े हैं, सितंबर 2010 में, और वो महीना कौन सा है, 15 फरवरी। चलें जी लगें फिर, 15 का दिन नहीं गिनना, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, कितने दिन हो गए, 13। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में ज़रा बैलेंसिंग निकालें, कितने आ रहे हैं जी, 14 अगस्त। तो 14 अगस्त को तक 180 दिन पूरे हो गए। हम डेबिट क्रेडिट नोट कितने दिनों में इशू कर सकते हैं, हुकूमत को नुकसान पहुंच रहा है, हुकूमत को नुकसान पहुंच रहा है। हम खड़े सितंबर में हैं, खड़े सितंबर में हैं, और फरवरी वाली एडजस्टमेंट उल्टाना चाह रहे हैं। तो सवाल जरा देखें, महीने दिए हुए हैं जी, रूल 22 भी पढ़ना पड़ेगा। रूल 22 कहता है वेयर आउटपुट इज रिड्यूस्ड, हमारा रिड्यूस हो रहा है ना इस सवाल में, तो पिछले में इंक्रीज हो रहा था। वेयर आउटपुट इज, द एडजस्टमेंट कैन ओनली बी मेड इफ द नोट इज इशूड विद इन 180 डेज। आगे क्या लिख के आएंगे, इन दिस केस as the note is not issued within 180 days, that is it is not issued by 14th August, so this adjustment cannot be made। यानी नोट इशू कर भी तो कोई फायदा नहीं, so this adjustment cannot be made। अब तुम सेल कम नहीं कर सकते, हुकूमत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। However, commissioner may at the request of seller extend the period by further। अगर आप ये डेडलाइन लिख के आएंगे तो अधूरा मशवरा, शायद एग्जामिनर शाबाश दे दे, लेकिन अगर ये लाइन भी लिखाएं तो पूरा मशवरा। अगले को बताएं तो सही ना, रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है कि मिन्नत समाजत डाल लो, प्रिंसिपल साहब की हो सकता है कोई गुंजाइश निकल आए, तो मिन्नत समाजत डाल लो, हो सकता है कोई गुंजाइश निकल आए, कमिश्नर की मिन्नत समाजत डालो। असूली तौर पे तुम हुकूमत को 180 दिन गुजर गए, नुकसान। कोई क्लास है आपकी, हाँ जाए ना, जाए ना, कितने बजे थी, 2:15, जाए जल्दी जाए। अच्छा जी, जाने दें जगह दें। ओके आगे जी, तो बताना था ना यार मुझे, आगे पढ़ें जी। क्वेश्चन नंबर 44 नहीं यार, पॉज करो जरा। अच्छा चलें जी, हमारा आखिरी सवाल आज का। मैंने आपको बताया था कि इनपुट के ना 3 सवाल आ सकते हैं, चौथा मैं अभी कराने लगा हूँ। एक सवाल आ सकता है कौन कौन सा इनपुट डेड होगा, वो सेक्शन 8 है, काफ़ी लंबा।
एक सवाल है, भूला हुआ इनपुट अगले 6 महीने में माइनस हो सकता है। रेमेडी अवेलेबल इफ अ पर्सन इज फेल टू डिडक्ट इनपुट। एक तीसरा सवाल आता है, कंडीशंस फॉर माइनसिंग इनपुट। वो होता है परचेज के केस में आपके पास इनवॉइस हो, ट्रेजरी चालान हो और पता नहीं क्या क्या। एक चौथा सवाल आता है, रिफंड ऑफ इनपुट। ये जरा मैंने क्लास में अभी तक दिखाया नहीं था, समझा दिया था आपको। गोहर एक्सपोर्ट सेल भी कर रहे और लोकल सेल भी कर रहे, डिस्ट्रीब्यूशन लोकल सेल होगी। जोहर एक्सपोर्ट सेल भी कर रहे, लोकल सेल भी कर रहे। वो पूछ रहे कि मुझे रिफंड वगैरह मिल सकते हैं अगर मेरा इनपुट आउटपुट से बढ़ जाए। तो मोहतरम मियां ने कहा था 2 सेक्शन है, तुम एक्सपोर्ट सेल भी कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हो, तो सेक्शन 10B और सेक्शन 8B, ये 2 सेक्शन लगेंगे। ये सवाल ये तो नहीं है कि कौन सा इनपुट डेड होने, नहीं, ये सवाल तो नहीं है। ये तो नहीं है कि इनपुट माइनस करने की शराइत क्या है, ये तो नहीं है कि इनपुट माइनस करने की शराइत क्या है, ये तो नहीं है कि इनपुट भूल गया हूं माइनस कैसे करूं, नहीं। बल्कि सवाल क्या है, पैसे दो, पैसे, मुझे रिफंड चाहिए इनपुट। तो एक्सपोर्ट सेल वाले का डिस्ट्रीब्यूशन होती है लोकल सेल, लोकल सेल वाले का रिफंड कैसे मिलता है। इसके लिए मैं आ जाता हूं अब ये, जहां तक भाईजान आपके लोकल सेल वाले का रिफंड का ताल्लुक है ना, तो लोकल सेल आपकी, ये हमारा मशहूर ज़माना जो पेज है 486, तो आप 462 माइनस करने की कोशिश करें न्यूमेरिकल के फेस पे, बहुत अच्छी बात है। 462 माइनस करें, किधर है, ना हो सका तो 462 माइनस 260 कैरी फॉरवर्ड करते रहे करते रहे करते रहे, जून में जाके ऑडिट करवाएं, जुलाई अगस्त में, और अगस्त में जाके रिफंड ले लें। ये तो लोकल सेल वाला रिफंड हो जाएगा सेक्शन 8B वाला। और जो आपके एक्सपोर्ट सेल वाला रिफंड है वो आपको अल्लाह का शुक्र है मंथली मिलेगा। अगर आपका जनवरी का महीना है तो 15 फरवरी को रिटर्न जमा करवाएं, उसके 45 दिन में आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये था सेक्शन 8B और 10, तो ये आपने अब लिख के आना था। अब इसमें ऑब्वियसली मार्क्स पे डिपेंड करता है, कभी कभी ना ये सारा 3-4 नंबर का सिर्फ आ जाता है, तो फिर आप देख लें उसमें लिख के क्या आएंगे। पता नहीं क्या क्या सोचा था आपको करवाने, वक्त नहीं, इजाज़त नहीं दी, किसी दिन टाइम निकाल के आए। सेक्शन 8A नहीं, संडे को तो न्यूमेरिकल्स होंगे ना सिर्फ। सेक्शन 8B और 10, 8B, सेक्शन 10 में तो ये हो जाएगा ना, अगर इनपुट आउटपुट से बढ़ जाए तो एक्सेस इनपुट 45 दिनों में रिफंड हो जाएगा। ये सेक्शन 10 हो गया, हेडिंग ही अल्लाह का शुक्र है रिफंड ऑफ इनपुट है, और ज़्यादा लिख के आने की ज़रूरत नहीं इन बातों की। और इसमें ये हो जाएगा, द रिफंड शेल बी मेड ऑन ईयरली बेसिस इन द सेकेंड मंथ। लेकिन ये सवाल गोहर का था, इंडिविजुअल का था, तो ये कंपनी वाली शराइत बेशक आप ना लिखते, खाली ये लिख देते इन केस ऑफ अदर पर्सन द पर्सन शुड फुलफिल द कंडीशंस। और अगर गोहर का नाम ना लिखा हो, जनरल बात पूछे कि कैसे रिफंड मांगना है, तो फिर ये पूरा डब्बा लिखा है ताकि ये शराइत भी आप पूरी करें। ये शराइत पूरी करेंगे तो आपको सेकंड मंथ में क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। और आखिरी सवाल मेरे मुंह से शायद निकल गया था, मेरे मुंह से निकल गया था आखिरी सवाल, सॉरी यार हद होगी, आखिरी सवाल पता नहीं मुंह से क्यों निकल गया था। ये आप लोग जो मुतवज्जे होकर बैठे होते हैं ना, ये उसकी बरकत से हो रहा है सारा कुछ, और वो उधर बैठे पता नहीं क्या कह रहे हैं। पहले तो 20-25 मिनट का लेक्चर का था, बंद करो यार, ठीक है, ओवर करो, ऐसे ही ओवर हो जाएगा।